हमारा देख एकदम कॉन्ट्रास्ट रजिस्टर इकडे आहे ना रजिस्टरची फोटो घेता की ये इसकी ज़्यादा फोटो लेना तो डायरेक्ट वीडियो है के पास नागपुर न्यूज़ में नहीं गए क्या वो पूरे अच्छे अच्छे क्राउड वहाँ है। अमन दिख रहा था हटो ना यार वहाँ से एक सेकंड यहाँ देखिए सभी लोग चलते नीचे आओ एक आखिरी बार
एक मारो ना दे हाइट बढ़ी हुई चप्पल है। अरे क्या उल्टे बाल्टी ले लो एकदम से लाइट सरक बहुत। हाँ हम लोग भी है स्माइल लाइट लगा रहा इधर से जाइए आगे जो थोड़ा सा लगा मैम थोड़ा इधर हो जाओ ना तुझ्याकडे लॅपी आहे एक काम कर तर लॅपी आणून ठेवशील का संध्याकाळी पेनड्राईव्ह राहिलं असतं इतकं राहिलं असतं का टाईमपास आपलं पेनड्राईव्ह नाही आहे माझ्याकडं असं आहे एक हा लॅपी आणून संध्याकाळी कॉपी करून देतो मग काका हां
अमन पीछे आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ ईयर। प्यारे से दोस्तों को सलाम हमारा, आप कैसे हो सवाल हमारा। याद करते रहेंगे आज का ये नमस्कार हमारा। आर यू रेडी टू एंजॉय कैप्स 2024? लगता है सब अपने एनर्जी आने वाले परफॉर्मेंसेस के लिए बचा के रख रहे हैं। ओ कम ऑन गाइस, आई नो यू हैव अनलिमिटेड एनर्जी, सो आर यू ऑल रेडी गाइस? ये हुई ना बात, दिस इज द एनर्जी वी नीड फॉर टुडेज इवेंट। अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। हमें आपके दोस्त और आज के इस शो के होस्ट, आई एम वेदांत अवधूत एंड आई एम चारुल रिटारकर। We extend a hearty and warm welcome to each one on this glorious occasion of our Cap Fest 2024. It's a great fortune to invite our chief guest, Major General Achyut Shankar Rao Dev sir on the stage. I request CA DG Sharma sir to accompany him on the stage. I request Manas and Shreya to please escort our legends. Please sir, take your honorable seats. I heartily welcome all our distinguished dignitaries. Actually, मुझे तो कोई regret नहीं है. But ऐसा क्यों? Means there must be a reason behind it. Indeed, there is. I believe that honoring our teachers doesn't need to be limited to a specific day. Every day is an opportunity to appreciate them, and especially when we are fortunate to have such dedicated teachers who continuously guide and inspire us. Yeah, you are right. They are the soul of our caps. Celebrating them should not be confined to just one day. Their contribution deserves the recognition of every single day. Obviously, it's lamp lighting. The act of lighting the lamp signifies the dispelling of ignorance and welcoming of knowledge and enlightenment. To honor this tradition, we are privileged to have a very special guest with us today. I request our chief guest sir, DG Sharma sir, and all the other faculties and guests to come on the stage for light planting and for worshipping Ma Saraswati. तेरे पास सर यहाँ पटेल पटेल ये ग्रुप ले लो उधर से, ये वाला ग्रुप उधर से, अब उधर से अरे वहीं से आएंगे समझ तो मुझे बात सामने वही पड़ेगा ना तेरे ये सब घूमते फिर में लाएंगे। राजी साथ होगा ना वो टेंशन के लिए पटेल लेना वो पटेल
सर एक हारू को ऐसे हाथ लगा के फोटो सर। सर पीछे दिया है देखो, दूर रखना था उसको थोड़ा सा। माचिस तो इनकी मारती है। कोई राज है इसमें कहना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Good morning everyone. वेलकम टू कैप्स फेस्ट 2024। So आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग ने इंट्रोडक्टरी स्पीच में सीधा आके आपकी तारीफ क्यों कर दिया, क्योंकि आज आप लोग सब दिख ही रहे हो, इतने खूबसूरत हो ही सब लोग, बहुत सुंदर। बट रोज हम लोग आपको सिर्फ कैप्स की टी शर्ट में देखते हैं तो पता नहीं चलता है, और आज सब लोग अलग ही चमक रहे हो बिना चमकाए हुए। सो वेलकम टू कैप्स फेस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है। इसमें सारी जो तैयारी की गई है वो बाय द स्टूडेंट्स है एंड फॉर द स्टूडेंट्स है। द बेस्ट पार्ट इज महीनों से आप लोग तैयारी कर रहे हो विदाउट मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स। तो देख के बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे इतना अच्छा, इतना ग्रैंड इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। My warm regards to the honorable chief guest sir for gracing this occasion. My regards to CA DG Sharma sir, जिनके आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अविनाश देवस्कर sir, who has always mentored and appreciated us in this journey. My elder brother is present here, CA Atul Sarda, and all my colleagues. सर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज से कुछ साल पहले हम लोग एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे, यहीं पर कहीं शायद बालकनी में कहीं बैठे रहते थे, और आज हम लोग यहाँ पर एज अ टीचर ये नए सारे स्टूडेंट्स को हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। इट्स इंडीड अ मैटर ऑफ प्राउड एंड प्रिविलेज। तो आज से वही 15 साल, शायद 20 साल ज़्यादा हो गया क्या पहले हम लोग भी वहाँ बैठे थे शायद, तो मैं तो ऑडिशन में भी रिजेक्ट हो गया था। एंड बेस्ट पार्ट है कि अब मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ता। तो सर आपको ऑडिशन में रिजेक्ट करने का पावर है। सो कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी लोग, हम सभी लोग कैप्स फैमिली के पार्ट हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल आवर चीफ गेस्ट अबाउट कैप्स एंड इवन सारे अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। तो कैप्स में साल भर क्या क्या चलते रहता है सर? मेनली आर्स इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड कॉमर्स, CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड एंड CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट, ये लेवल्स को केटर करते हैं हम लोग। सर सारी बैचेस जो है वो ऑफलाइन मोड, मतलब फिजिकल क्लासरूम मोड एंड ऑनलाइन लाइव मोड से लेते हैं। हमारी सारी क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग होता है और स्टूडेंट्स को एग्जाम तक के अवेलेबल रहता है। तो सर मेन चीज़ है कि हमारा रिजल्ट्स कैसा आता है, बिकॉज कोचिंग क्लास में पेरेंट्स लोग बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं फॉर द रिजल्ट्स। तो जस्ट लाइक एवरी ईयर सर, दिस ईयर ऑल्सो आवर रिजल्ट्स हैव बीन अमेजिंग। और ये लेगेसी पिछले कई सालों से चलती आ रही है। जब से DG शर्मा सर ने शुरुआत किया है तब से बैच आफ्टर बैच, एग्जाम आफ्टर एग्जाम, रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट्स का। दिस ईयर वी आर प्राउड टू शेयर विथ यू सर दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हेमंत अग्रवाल हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 40 इन CA इंटरमीडिएट। अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, it's indeed a matter of pride for the whole family. One of our students, Krishna, has become the Nagpur topper, and जो कि जनरली कैप से ही आता है इन CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, जिसमें ऑल इंडिया से 15% बच्चे पास हुए थे। CA फाउंडेशन में हमारे यहाँ से सर 12th प्लस फाउंडेशन की जो बैच होती है ऑलमोस्ट 40% बच्चे उसमें से पास हुए। सो द रिजल्ट इज, थैंक यू सर फॉर द अप्रिसिएशन। द रिजल्ट इज मोर देन डबल ऑफ इंडिया एवरेज। More than 45 of our students have cleared both groups of CA intermediate in the recent May 24 examination. 44 students have cleared single group, which is by itself a huge number considering the India average. इसके अलावा सर स्टैंडर्ड 12th CBSE स्टेट बोर्ड दोनों में हमारे रिजल्ट्स जो है वो पार एक्सेलेंस आते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में 100 out of 100 स्कोर करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स 12th में भी इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत अच्छा हाई स्कोर कर रहे हैं। एंड सर मोर इम्पॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड 12th में अच्छा स्कोर किया है उसमें से कई स्टूडेंट्स
12th के 2 महीने बाद ही CA फाउंडेशन के एग्जाम देते हैं, जिसमें वो लोग एक्सेल करते हैं. सो एज अ टीचर इट गिव्स अस इमेंस प्राइड टू शेयर द ग्लोरी ऑफ आवर स्टूडेंट्स. एंड यही अचीवमेंट्स का मेजर रीजन है, जो बैकग्राउंड में बहुत सारा हार्डवर्क होता है. मैंने शर्मा सर तक को नोट्स पे वर्क करते हुए देखा वो क्लास के बैकग्राउंड में. पवन सर भी करते हैं, हर टीचर अपने नोट्स पे वर्क करता है, शशांक सर, संकेत सर, एवरीबडी इज देयर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार नोट्स भी बहुत परफेक्ट मिले बच्चों को. हर चैप्टर पे क्लास टेस्ट हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज हो, आपका रिविजनरी बैचेस हो. तो जब ये सब चीज़ें एक साथ मिलती है ना, एंड बच्चों की हार्डवर्क इसमें जुड़ती है, प्लस रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट्स करना, तो ये सब एड ऑन होकर इतना अच्छा रिजल्ट लेके आता है. एंड सर, ये जो रिजल्ट्स है, एज वी वर डिस्कसिंग इन द गेस्ट रूम अबव, it's not just a result of the pressure created on the students for academics. क्लास टेस्ट और टेस्ट सीरीज तो एक पार्ट है, बट इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स की भी सीरीज रखते हैं. हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एडवेंचर कैंप्स कंडक्ट करते हैं, वीकली वाउ वॉक्स रखते हैं. सर, वी बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दिस कैप्स फेस्ट इज अ टेस्टिमनी टू दैट. पिछले 2-2.5 महीने से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 200 वॉलंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस इवेंट. एंड आई एम श्योर उनको इस इवेंट की तैयारी में भी बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है. इनफैक्ट जब हम स्टूडेंट्स थे शर्मा सर के, तब से ये चीज़ चली आ रही है, परंपरा तो तब से वो चीज़ चली आ रही है, एंड हमको उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ. तो हमें लगता है कि ये चीज़ें अभी भी कैरी ऑन होती रहनी चाहिए. एंड शर्मा सर की आइडियाज़ बहुत वर्क करती है. आप इमेजिन करो 2007 में हम लोगों के मन में ट्रैकिंग और कैंप्स की आइडिया आई, एंड आज तो आप देखते हो जैसे अभी रिसेंटली पवन सर भी हिमालय जाके आए. तो इतने सारे एडवेंचर, ट्रेकिंग, कैंप्स, ये सब जो हमको मिला है अविनाश सर एंड शर्मा सर के कारण, तो वी आर वेरी थैंकफुल कि यार हमारी लाइफ में कितना अच्छा फ्लेवर ऐड हुआ है. So, friends, you already know that we all are very active on Instagram, social media, YouTube, Telegram, because हम मानते हैं कि अगर आप कभी हमसे डायरेक्टली फिजिकल मिल नहीं पा रहे हो तो भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपडेट्स मिलते रहना चाहिए. बिकॉज एज अ स्टूडेंट इट ऑलवेज गिव्स अस एक्साइटमेंट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. हमारे बहुत सारे तो प्रेजेंट बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे पास्ट बैचेस के भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कैप्स की फैमिली के पार्ट हैं, एंड दे हैव बीन कनेक्टेड विद अस थ्रू सोशल मीडिया, जिसके लिए हमारी एक पूरी एक्टिव टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जो बहुत ही एंथुसियास्टिकली एक्टिवली वर्क करती है बैकग्राउंड में. एंड ये जो टीम है, मुझे तो लगता है इंडिया की बेस्ट टीम है, जहाँ पे एक्सपीरियंस, यंगस्टर्स और पैशन सब मिक्स होके बच्चों के लिए एक बढ़िया टीचिंग क्रिएट करता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे टीचर्स बाय चॉइस हो, तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं तो दे आर मार्वलस. एंड उसी के बारे में सर ऑलरेडी आपको रिजल्ट्स के बारे में बता चुके हैं. सो ये जो टीम है सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, कई बार जो बैकग्राउंड में स्टाफ का एफर्ट्स रहता है वो दिखता नहीं है सामने, लेकिन बहुत हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं. कई बार एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, संडेज़ को भी आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है जो कि आउटसाइड ऑफिस आवर्स भी वो लोग एड्रेस करते हैं. हमारे पूरे स्टाफ की टीम को भी पता है कि DGS कैप्स में स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी जो रहती है वो टॉप मोस्ट रहती है. स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी, एंड वॉट एवर क्वेरी कम्स, वॉट एवर डिफिकल्टी कम्स, वी ट्राई टू टैकल इट टुगेदर. सो वी आर इक्वली ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स एज वेल एज द स्टाफ मेंबर्स ऑफ DGS कैप्स. तो पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे बच्चों का प्रेशर बढ़ने लगता है, एंड उसी प्रेशर को कर्व करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ये कैप्स फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है. इससे आपका थोड़ा प्रेशर भी डाउन होता है, एंड कुछ टाइम बाद आपको वापस पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वापस अपने गोल की तरफ हार्डवर्क करने की. तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अपना कैप्स फेस्ट. So even though we are not supposed to do a CAPS Fest being a part of being a coaching institute, but then हमको लगता है कि हम सभी एक फैमिली के पार्ट है. The relation is much beyond just a service provider and a service receiver. So we thank all the students, all of their parents जिन्होंने हमारे ऊपर enormous trust किया है, और इतने समय के लिए आप लोग हमको ध्यान से क्लासेस में सुनते हो. So we wholeheartedly accept you as a member of the CAPS family, and all the teachers, all the staff members, हम साथ में सब एक फैमिली हैं, तो हम सब साथ हैं. एंड आई होप आज के इवेंट में हम लोग सब ये पूरे इवेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करेंगे. थैंक यू वन, थैंक यू ऑल. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. We are also privileged to be a part of DGS CAPS, where we are not only inspired for study but also for our overall personality development. Thank you, sir. It's our fortune to have such a platform to present our talent before everyone.
without the compromise of study. अब हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे सीए को जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन होगी। जी हाँ, कुछ तो बात है उनके डेडिकेशन में, उनके एफर्ट्स में। Imagine pursuing one of the toughest professional courses, Chartered Accountancy, which requires precision, consistency and countless hours of study. Now imagine doing that with extremely weak and deteriorating vision in one eye. Sounds almost impossible, right? But for our star, Mehak Devani, impossible is just another word for challenge. She was a student of our CAPS for CA Foundation and CA Intermediate. Then she did her articleship and finally cleared both groups of CA final. She gave her exam with the help of a scribe and is a chartered accountant now. We recognize the presence of respected Shyam Rathi sir and Megha ma'am. We all have the habit of giving up because of negligible reasons. But really Mehak-di, you are a shining example of how dreams don't work unless we do. We are so astonished by your indomitable spirit and courage. We know this is just the beginning of many more milestones to come in your way as a CA. So, let's welcome our newly crowned Chartered Accountant CA Mehak Devani with a huge round of applause. I request our Honorable Chief Guest Sir to kindly felicitate her. Also, I request her family and friend Kashish Di to accompany her on stage. Now I request Kashish Di to share some words about her journey with our students. Now I request Mehak Di to share some words about her journey with our students. Hello everyone, I'm CA Mehak Vinod Kumar Devani. I'm proud to call myself a CA. I still remember Pawan sir telling me mat kar Mehak, छोड़ दो, but I told him नहीं sir, बन के तो दिखाऊंगी मैं. And this was just a thing कि मेरे को बस करके दिखाना है. I just had to prove it, and I'm very blessed. I'm very blessed with very good friends, very good mentors, and everyone. So I just want to tell each one of you here, अगर मैं कर सकती हूँ तो यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान कर सकता है. Just don't give up. Thank you. Thank you so much Kashish Di. Thank you so much Mehak Di. Conceptual clarity जिनसे है सीखी, जिनकी डांट के बिना क्लासेस लगती है फीकी. His knowledge is like stars in the universe which we can't count. So welcome our God of Accounts DG Sharma sir. Sir, please share some words of wisdom with us. Thank you, MOC. Chief guest of the today's function, Major General A.S. Dev sir, my dear friend and founder of this organization, Avinash Devskar, Chartered Accountant Atul Sarda Rathi, my colleagues in the team, CA Pawan Sarda, Neeraj Batra, Shashank Sharma, Sanket,
and other faculties, respected parents, invited guests, and my dear student friends, a very good morning to all of you. This is the Teachers' Day cum Foundation Day of CAPS. हम सभी जानते हैं कि टीचर्स डे हमारे पूरे देश में 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। हम लोगों को भी ये जो प्रोग्राम है 5 सितंबर को ही सेलिब्रेट करते आए हैं पिछले आई थिंक मोर देन 32-33 ईयर्स। इस बार पहली बार हमने शेड्यूल से थोड़ा सा डाइवर्ट किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे वो स्टूडेंट फ्रेंड्स जो सितंबर में सीए की एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि ये पहली बार सीए की एग्ज़ाम सितंबर में भी शुरू हुई है, तो हम चाहते थे उन्हें भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिले कर दिया, लेट कर दिया। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं है। ये आप लोगों में एक मौका देता है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का, टीम वर्क सीखने का, ग्रुप में कैसे काम करना, टुगेदरनेस डेवलप करता है। ये हमको और आपको इमोशनली जोड़ता है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पवन सर ने, नीरज सर ने अभी आपको कैप्स की जो प्रेजेंट एक्टिविटीज़ है उनके बारे में ब्रीफिंग की, ब्रीफ अकाउंट बताया। मैं थोड़ा आपको डाउन द लाइन हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा कि हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। Way back in 1986, I qualified as a chartered accountant. In 1987, qualified as a cost and works accountant. I moved from Mumbai to Nagpur in 1988. Basically, I am born and brought up in Nagpur only, but for a brief time I was in Mumbai. So I moved from Mumbai in 1988. I had a dream of doing practice as a chartered accountant. वो मेरा शुरू से सपना था, लेकिन मुझे मालूम था कि प्रैक्टिस सेट करने में समय लगेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ साइड में काम करना था, अपने आप को बिजी रखने के लिए भी, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूरी था, अर्निंग भी ज़रूरी थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता या दूसरा था टीचिंग। विद द ग्रेस ऑफ गॉड I chose the second line. तब यहाँ पे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइज लेवल का सीए के लिए टीचिंग एजुकेशन का अरेंजमेंट नहीं था। तो मैंने ये जब शुरू किया तो मुझे 3 मेरे सीनियर लोगों का हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेरी ऑनेस्ट एंड गुड ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट मिला। उनके साथ मिलकर के मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन 1988 से शुरू किया। डॉक्टर वी.के. जैन, सीए पीएच मिटकरी सर, एस.के. राठी सर, और हम चारों ने मिलकर के इस टीम को आगे बढ़ाया। हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा था कि हमें सिर्फ टीचिंग नहीं करना है, बल्कि एक एथिकल बिहेवियर करना है जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक रोल मॉडल बने। सो वी हैव बीन ऑलवेज वेरी एथिकल इन आवर बिहेवियर, इन आवर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स एंड इन रनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते थे कि स्टूडेंट का सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं करना है, बल्कि उनमें वैल्यू सिस्टम भी इम्बाइब करना है। हम चाहते थे कि उनका ओवरऑल ग्रोथ हो, और इसी ऑब्जेक्टिव से
हम लोगों ने काम करना चालू रखा। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा तो उसमें और इलस्ट्रीशियस लोगों ने ज्वाइन किया। वन ऑफ देम इज डॉक्टर PM सलवान सर। आज वो स्वास्थ्य कारणों से यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। सलवान सर पिछले 24-25 साल से मेरे साथ हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसे और भी लोग जुड़ते रहे। कुछ लोग किन्हीं कारणों से हटते रहे टीम से, बट ये कारवां ऐसे ही चलता रहा विद द सेम जिल एंड एंथुजियाज्म। अनफॉर्चुनेटली इसी जर्नी में हमने हमारे बिलोवेड डॉक्टर VK जैन सर को खोया। बाद में हमारे राठी सर ने हेल्थ कारणों से टीचिंग से रिटायरमेंट ले लिया। हम दो साथी फिर भी इस कारवां को चला रहे थे अपने दूसरे टीममेट्स के साथ। किन्हीं कारणों से 2019 पार्टीशन किया। कहते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन गिव्स अ चांस फॉर न्यू राइज। सृजन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। वहीं से एक नया ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। पहले मेरे साथ मेरे सीनियर लोग जुड़े हुए थे जिनका मैं खुद स्टूडेंट रहा हुआ था। अब मेरे साथ मेरे जूनियर जुड़े जो मेरे स्टूडेंट थे। ये यंग, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट टीचर्स थे, प्रोफेशनल होने के साथ साथ। CA पवन सारडा, नीरज बत्रा, शशांक शर्मा, अब संकेत गाला और भी मेरे बाकी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सब के साथ हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्हीं जो हमने अपने मिशन और विज़न सेट किया था उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अब मेरे साथ जो मेरी यंग टीम है वो पूरी जिम्मेदारी खुद सहन करती है, खुद कैरी करती है। हमारे साथ एक वेल डेडिकेटेड टीम ऑफ स्टाफ है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, डिवोटेड है। उनके अनटायरिंग एफर्ट्स के बगैर इस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना पॉसिबल नहीं होता। उन लोगों का सपोर्ट भी मुझे मिलता रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इन सभी महान हस्तियों की वजह से हूँ जो मेरी इस 36 इयर्स की जर्नी में मेरे साथ जुड़े। कुछ आज मेरे साथ नहीं है, कुछ हैं। इन सभी का मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा I will be failing in my duty if I don't express my gratitude to all my dear, lovely past and present students. बगैर स्टूडेंट्स के एक टीचर का क्या एग्जिस्टेंस है? Because of your success, I became a successful teacher. Because of your love and affection, I became a good teacher. तो आप लोगों के बगैर मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मैं आप सब का, जो मेरे साथ आज हैं, जो मेरे साथ नहीं हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट को सुनना चाहते हैं। हमारे चीफ गेस्ट सर का जो एक वेराइड एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक लॉन्ग स्टिंट आर्म्ड फोर्सेस को लीड करने में बिताया है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द नेशन कॉल्ड भारत, दैट इज इंडिया, उसको लीड करने का उनके पास इतना लंबा तजुर्बा है। और हम सभी आर्म फोर्सेस को जो रिस्पेक्ट से देखते हैं,
तो आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच में ऐसे ही इल्यूस्ट्रिशियस मेजर जनरल देव सर हैं। रिटायरमेंट के बाद सर ने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का, मैनेज करने का भी लंबा एक्सपीरियंस है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इंटरेस्ट के काम में लगे हैं, तो सर के पास एक डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्सेस को लीड करने का एज वेल एज एक सिविलियन कमर्शियल माइंडेड टीम को लीड करने का और मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। तो उनके इस वेराइड एक्सपीरियंस का हम सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बहुत सक्सेसफुल हो अपने करियर में और बहुत खुश रहें अपने जीवन में। थैंक यू वेरी मच। This event is not only for our enjoyment, but also this event gives us the opportunity to show our leadership quality. Sir, your decision of choosing teaching over the part-time job was the best. It is because of that decision that we are getting to learn from such a legendary teacher. So, please give a huge round of applause for our D.G. Sharma sir. Now I would like to call Gunjan for giving a wonderful introduction of our chief guest sir. Good morning, all the dignitaries. As we gather here today to celebrate this event, we have a great personality as our chief guest. Major General Achyut Shankar Rao Dev Sir, retired, who was born and educated at Nagpur. He joined the Indian Military Academy, Dehradun, in Jan 1974. He was a lieutenant in Regiment of Artillery. He later ranked as Major General. During these years, he held staff, instructor, and command assignments. He has done the noble job of serving in high altitude areas of Himalaya in Sikkim, forests of Northeast, deserts of Rajasthan, and run of Kutch. He was also involved in anti-militant operation in Punjab. Later, as a colonel, he commanded 199 Medium Regiment. He was a directing staff at prestigious Defence Services Staff College, Wellington. He was awarded Chief Commendation in 2003. He was also a member of Indian team at Indo-Russian Joint Technical Cooperation meeting at Moscow. He then retired from the Indian Army. He took up an assignment with BrahMos Aerospace Private Limited as General Manager at the production unit located in Nagpur. He is actively working with ex-servicemen organization and is the working president of Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad, Maharashtra State. We take immense pride to have you, sir. Thank you so much for giving us your precious time. To show our appreciation and respect, we would like to present a token of our gratitude. Instead of the usual bouquet, we have chosen to offer a sapling. A sapling symbolizes growth, life, and a potential for a better future. It's a reminder of the roots we nurture and the care we need to provide to help something flourish. Now I would like to invite Devdutt and Duvita to present this sapling to our chief guest as a symbol of our respect and admiration. Let's all join in welcoming our chief guest sir with a huge round of applause as we present this meaningful token of respect.
Now I would like to request our chief guest sir to share his insightful words with us. पानी की बोतल इसलिए साथ रखिए, खांसी बीच में आती है तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है, बाकी और कोई नहीं। मंच पर उपस्थित कैप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ द फैकल्टी श्री डीजी शर्मा सर, उसी के साथ प्रथम पंक्ति में बैठे हुए आपके गुरुवर्य, मेंटर्स और मेरे प्यारों स्टूडेंट्स मित्रों, मेरा आप सब लोगों को अभिवादन और जय हिंद। डीजी शर्मा साहब का अभी जो मैंने स्पीच सुना और उनकी जो जीवनी, उनके उद्देश्य, उनका काम करने का जो तरीका, उनके विचार सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने आपके संस्था का, कैप्स का जो गठन है, जिस तरीके से इसका आयोजन किया हुआ है और जिस दृष्टिकोण से आपके मेंटर्स इस कोचिंग क्लास को चलाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, इससे ताज्जुब नहीं होता मुझे कि आपका जो रिजल्ट इतना ऊंचे दर्जे का आ रहा है। जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पास होने का 14 या 15% औसत है राष्ट्रीय स्तर पर, वहां से आपका जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट डबल है। और इसका कारण मैं अब समझा क्यों इतने अच्छे तरीके से आप लोग ज़िंदगी में सीए के फील्ड में काम कर रहे हो। इसकी जो गुरु किल्ली है वो मैं समझ गया। तो आप वाकई में बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको ऐसे मेंटर, ऐसे गुरुजन मिले कि जो उस डेडिकेशन के साथ, जैसे गुरुवर्य द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य को शिक्षा दी थी, उस लगन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ आपको शिक्षा दे रहे हैं। इस सब के लिए डीजी शर्मा सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कॉम्प्लीमेंट्स। मैं आज आपके सामने चंद बातें कहना चाहता हूँ, पर वो आपके मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स से शायद ही रिलेटेड होंगे। हाँ, मैनेजमेंट का जो एक ज़िंदगी का मैनेजमेंट है, उसके बारे में शायद कुछ आप बता जाएंगे, आपको बता जाएंगे, पर जो आम आप जो चीज़ों को सीखते हो यहाँ पर, उससे हटकर कुछ चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देखा कि मेरे 37 साल की सेना में सेवा दी है मैंने, तो उसी से रिलेटेड एक घटना के बारे में बताते हुए आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो ये जो घटना है, ये सामान्य लोगों की, पर असामान्य ऐसे काम जो करके गए हैं इस देश में, और जो हमारे लिए एक आदर्श प्रस्थापित कर गए, ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा। ये बात है 1962 के इंडो चाइना वॉर की। काफियों को शायद पता होगा कि 1962 में हमारे देश के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था। उस समय की जो भी पॉलिसीज रही होंगी, हमारे आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके जो राज्य मंत्री थे कृष्णा मेनन, वो
1947 में हमको स्वतंत्रता मिलने के बाद उनकी ये सोच थी कि हम पूरे जगत में एक भाईचारे का संदेश देकर रहेंगे और किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, ना किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे, जिसके वजह से हमें किसी से परेशानी ना हो, ना हमसे किसी को परेशानी हो। इसलिए सेना को इतने अधिक तादाद में रखना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उस समय चीन के साथ उनकी वार्तालाप चल रही थी शांति की, और एक पंचशील का सिद्धांत के ऊपर उन्होंने वो अपना सुझाव लेके बीजिंग भी गए हुए थे। और उसी दरमियान 1962 में अक्टूबर के महीने में चीन ने खुफिया तरीके से हमारे ऊपर हमला कर दिया। खुफिया इसलिए कि हमको नहीं पता था, पर उसकी तैयारी उन्होंने कम से कम 1.5-2 साल पहले से शुरू कर दी थी। तो जिसको कहते हैं ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, इस तरह का चीन का हमारे साथ बर्ताव रहा उस समय से। ये घटना है जो कारगिल से भी ऊपर का जो हिस्सा है चुशुल वैली, यानी कि आप जो लोग लेह लद्दाख गए होंगे तो उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा उसकी ज्योग्राफी के बारे में जानना जरूरी है कि जिससे कि आपको जो मैं घटना बता रहा हूँ उसमें रोचकता आ जाएगी। यहाँ की जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है महाराष्ट्र में, जहाँ हम हिल स्टेशन में जाते हैं, वो 2,500 फीट समुद्र तल से ऊपर है, यानी महाबलेश्वर। जो लेह है वो तकरीबन 12-12,500 फीट की हाइट के ऊपर है। उससे आगे चुशुल वैली आती है। हिमालय एक अकेला पर्वत नहीं है, उसकी पर्वतमालाएं हैं। सबसे नीचे वाली जो पर्वतमाला है वो है शिवालिक रेंजेस। शिवालिक रेंजेस के बाद आता है ज़ंस्कार रेंज, और ज़ंस्कार रेंज के बाद आता है कुनलुन माउंटेन्स, या तो फिर उसको कैलाश रेंज भी बोलते हैं। इस कैलाश रेंज की जो हाइट है वो 19,000 फीट है, और इसकी जो वैली है वो 16 से 16,500 फीट के ऊपर ये वैली की समतल उसकी औसत ऊंचाई है। ऐसे एरिया में ये घटना हुई। आप यदि अपने नक्शे की तरफ देखोगे देश के, तो जम्मू एंड कश्मीर का पश्चिम का और उत्तर का जो हिस्सा है वहाँ की ये घटना है। अक्साई चीन को जो हिस्सा बोला जाता है वो, जैसे चीन ने तकरीबन 18-19 अक्टूबर को हमला बोल दिया अपने सर 19-20 अक्टूबर को हमारे देश के ऊपर हमला बोल दिया। उस समय हमारे वहाँ पर आर्मी बहुत ही कम तादाद में थी, 20-25 लोग कोई चौकी के ऊपर थे। तो उन्होंने जो इनिशियल जो उनका ऑफेंसिव था वो एकदम तेजी से आगे बढ़ा, और जो पूरा अक्साई चीन का जो हिस्सा है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अक्साई चीन यानी तिब्बत का जो प्लेटू है उसका हिस्सा है। जैसे वो आगे बढ़े तो उनके हौसले और बढ़ गए। उनको किसी भी हालत में नवंबर-दिसंबर के पहले आज का जो लेह है उस लेह तक उन्होंने पहुंचना था। उसका कारण भी आप समझ लीजिए, क्योंकि नवंबर के महीने में वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। जब बर्फ गिरना शुरू हो जाता है तो कम से कम पूरे एक महीने के अंदर 25 से 30 फुट ऊंचा वहाँ पर बर्फ का लेयर जम जाता है। तिब्बत के प्लेटू से इस तरफ आना जाना एकदम नामुश्किल है। हवा इतनी तेज चलती है प्लेटो के ऊपर, अमूमन हवा वहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और वहाँ की जो सर्दी है वो नवंबर के बाद -25 से लेकर -35 डिग्री टेम्परेचर होता है, कि जहाँ वहाँ पर आदमी को रहना तो क्या,
किसी जानवर पक्षी को भी रहना मुश्किल होता है। तो चीन का ये अपना प्लान ही था कि कैसे भी करके तिब्बतन प्लेटू क्रॉस करके अक्साई चीन को हासिल करने के बाद लेह तक पहुंच जाए। तो लेह में 12-12.5 फुट के ऊपर थोड़ा जीना सुखवार हो जाता है और वहाँ तक पहुँचे ताकि अगला एरिया पकड़ के रखे। तो ये एक वहाँ के इलाके की जो खासियत है और मौसम का जो एक अंदेशा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। जब अक्टूबर के आखिर के हफ्ते में सब बात खुल गई और अल्टीमेटली इंडियन आर्मी को हुक्म मिला कि तुरंत डिप्लॉय हो जाओ और चीन के साथ अपना मुकाबला शुरू कर दो, उनको रोक दो वहाँ पे। उस समय जो हमारी इंडियन आर्मी थी वो उसकी तैयारी नहीं थी। तैयारी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारी जो सोच थी कि हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, उसके वजह से जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी उसमें कटौती कर दी गई थी। क्योंकि लोग ये बोलते थे कि इसके ऊपर इतना क्यों खर्च कर रहे हो। उनका जो हथियार, उनके औजार, राइफल्स, इसका जो मॉडर्नाइजेशन करना था वो भी नहीं किया। उस समय जब आर्मी के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज की जो राइफल्स थी वो थी, जो कि 25 साल पुरानी, उसमें एक बार में एक ही गोली फायर होती थी, दूसरी गोली भरने के लिए दोबारा बोल्ट एक्शन से उसको करना पड़ता था आगे पीछे। और चीन और बाकी सेना के पास स्वयं चलित ऑटोमेटिक वेपन्स थे। इस तरह कम एम्यूनिशन, हथियार पूरे मॉडर्नाइज नहीं, यहाँ तक कि बर्फ के अंदर, विंटर्स के अंदर रहने के लिए जो क्लोथिंग चाहिए वो भी नहीं था। जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर इंडियन आर्मी को इंडक्ट किया गया, 12,500 फुट के ऊपर हवाई जहाज डेकोटा प्लेन्स लैंड करने शुरू कर दिए, तो लोग अपने पास केवल चमड़े के जूते पहन के थे। 2-2 सॉक्स पहनना पड़ता था, पर स्नो बूट्स किसी के पास नहीं थे। कई लोगों के पास वो विंटर का कोट पर का होता है वो था, किसी किसी के पास वो भी नहीं था, तो काले वाले कंबल लेके वहां पर पहुंच गए। पर सबके मन में एक ही था कि जो टास्क मिला है उसको पूरा करना है। इस माहौल में 13 कुमाऊं एक हमारी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट। उसमें ज़्यादातर जो लड़के हैं वो कुमाऊं वाले एरिया से है। कुमाऊं के एरिया जो उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ के ये जो राजपूत कुमाऊं लोग हैं, इनकी वहाँ पर रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है। 13 कुमाऊं को ये हुक्म मिला कि आप सबसे फॉरवर्ड वाली जो लोकेलिटी है उसके ऊपर जाके अपने डिफेंसेस तैयार करो ताकि आने वाले चीनी सैनिकों को रोक दो। इसके साथ अभी हम आगे आते हैं जहाँ इनको टास्क मिला था। वहाँ पर चुशुल वैली है जो अक्साई चीन के साथ जाके लगती है। उस चुशुल हाई एल्टीट्यूड या पहाड़ों में वैली की ये इम्पोर्टेंस है कि किसी भी पर्वतमाला को पार करने के लिए आपको किंड यानी पास जो होती है, पास से ही आप निकल सकते हो। आप अमूमन किसी 16,000 फीट के ऊपर पर्वत के ऊपर नीचे कहीं और से जाने की कोशिश करोगे तो आप वहीं पर मर जाओगे। ऊपर नीचे करते रहोगे पर अब पार नहीं कर पाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि अविनाश जी जैसे माउंटेनियर वगैरह हो तो वो तो माउंटेन इक्विपमेंट के साथ पार कर जाएंगे, पर अविनाश जी जैसे कितने लोग रहेंगे? 10, 15, 25। पर जहाँ 2,500-3 हज़ार सैनिक पार करने हैं, उनके साथ उनका हथियार, उनकी तोपखाना, उनकी गोले, उनका राशन, उनका केरोसिन सब पार होना है। उसके लिए रोड की जरूरत है, और जो रोड है पगडंडी है वो केवल पास से ही आप निकल सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ऐसे ही ये चुशुल वैली की जो कैलाश रेंज है वहाँ पर रजांगला करके एक पास है। तिब्बतन भाषा में ला यानी पास और चू यानी कि नाला।
तो रजांगला के ऊपर उनको अपने डिफेंसेस लेने का टास्क मिल गया। सबसे पहले चार्ली कंपनी थी। चार्ली एक कंपनी जो होती है इंडियन आर्मी की, उसमें 125 से 130 जवान होते हैं और एक उनका कंपनी कमांडर होता है मेजर। इस चार्ली कंपनी का जो कंपनी कमांडर था मेजर शैतान सिंह राठौड़, और इसके साथ 125 जवान थे। ये 7 दिन पहले इनको दिल्ली से डेकोटा में बिठाकर लेह में लाया। लेह से वहाँ गाड़ियों में बैठकर 7वें दिन ये वहाँ पर रजांगला के पास पहुँचे। आप सोच सकते हो कि गुड़गांव जैसे एरिया से ये लोग उठकर हवाई जहाज से लेह पहुँचे, 2 दिन वहाँ पर रहे, अपना जो भी इक्विपमेंट कलेक्ट करना था वो उठाए और उसके बाद वो पहुँचे 16,000 फीट के ऊपर जो रजांगला पास है उसके पास। वहाँ सुनसान जगह, हवा तेज बह रही है, दूर दूर तक कोई घास का पत्ता भी नहीं दिख रहा था, काले पत्थर पहाड़। वहाँ पर अभी कोई प्रिपरेशन नहीं, तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लेके अपने बंकर बनाने शुरू किए। इतनी तेज हवा में बंकर बनाते रहे। 8-10 दिन के अंदर उन्होंने पत्थरों के एक के ऊपर एक रख के बंकर बनाए, ऊपर से 3 शीट्स डाल दिए और उसके ऊपर फिर पत्थर रखे कि उड़ न जाए करके, और कम से कम 1 रात के लिए रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। इस तरह के बंकर बन गए। करते करते इनका समय हो गया 15 नवंबर। तब तक जो चीन की फौज थी वो कैलाश रेंज के पास पहुंच चुकी थी और उनको बार बार चीन के जो सेनाधिपति थे, उनके चीफ थे, उनके तरफ से प्रेशर आ रहा था कि किसी हालत में अगले 10 दिन के अंदर आपको ये रजांगला पार करते हुए चुशूल वैली के अंदर आपने एंट्री लेनी है। चुशूल वैली के अंदर यदि आपकी एंट्री नहीं हुई तो आप बहुत बुरी हालत में रहोगे, पूरे खुले में रहोगे और बर्फ़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि उस एरिया की खासियत ये है कि वहाँ पर बर्फ़बारी जो है नवंबर के 15-16 तारीख को शुरू हो जाती है। पहले हल्का हल्का स्नो आता है, उसके बाद फिर स्नो की जो इंटेंसिटी बढ़ते जाती है। पहले 5 फीट, 10 फीट और फिर 20-25 फीट तक स्नो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये सब कार्रवाई होने के पहले इनको नीचे पहुँचना था, ताकि अपनी लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशन है और अपनी जो पीछे से आपको जो कुछ मिलना है उसके लिए सबसे उनको लुभावना जो टारगेट था वो चुशूल वैली में एक छोटा सा हेलीपैड था और एक ALG जिसको बोलते यानी कि लैंडिंग ग्राउंड, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, यानी कि वो पक्का नहीं होता, मिट्टी का होता है, पर वहाँ कम से कम छोटे मोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं जिससे कि लोग आना जाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए ये रजांगला पास का महत्व इसलिए था। इस कंपनी को 15 तारीख को हुक्म दिया गया कि आप जिस दिन से चीनी सैनिक का आपके साथ कांटेक्ट हो जाएगा, हमला शुरू होगा, 48 घंटे तक आप इस पास को नहीं छोड़ोगे, जो कुछ हो जाए। बस हुक्म समझ में आ गया और तैयारियां चल रही थी। एक एडवांस पेट्रोल भेजा जाता है कि दुश्मन क्या कर रहा है उसके बारे में समझने के लिए। तो ये 13 कुमाऊं का चार्ली कंपनी के 3-3 आदमी रात को जाके सामने फॉरवर्ड जो चीन की फौज पहुंची थी उनकी खबर ले आती थी। इनको 15 तारीख को सुबह खबर लग गई कि सामने मनमाईचू करके एक छोटा नाला है, उस नाले के अंदर तकरीबन 500 से 600 चीनी सैनिक इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन तक ये पता चला कि वहाँ पर तकरीबन 1500 से 2000 सैनिक पहुँच गए हैं, तोफखाना पहुँच गया है, गोला बारूद पहुँच गई है। इसका मतलब अभी हमला 1-2 दिन में होना सुनिश्चित है। ये खबर लगते ही कंपनी कमांडर राठौड़, मेजर राठौड़, इन्होंने फैसला लिया कि किस तरह इनको डिप्लॉय किया जाए। 3 हिस्सों में ये 124 आदमियों को बांट दिया गया और 3 हिस्सों में इनको हर एक, क्योंकि जो अप्रोच था सड़क थी, उस सड़क को रोकने के लिए
आजू बाजू की टीलों के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपने डिफेंसेस लेकर ये तैयार रहे। जैसा इन्होंने सोचा था वैसे ही 17 तारीख शाम को पहले हल्की गोलीबारी हो रही थी, उसके बाद आर्टिलरी जो तोफखाना है उसके गोले वहाँ पर बरसने शुरू हो गए। तकरीबन रात को 11 बजे के बाद ये बमबारी बहुत तेज हो गई। तब शैतान सिंह को ये खबर लग गई कि अभी एक पैटर्न होता है हमले का। सबसे पहले तोफखाना अपने गोला बारूद बरसाता है, उसके पीछे इन्फेंट्री हमले के लिए पहुंच जाती है उसके आड़ में। तो शैतान सिंह को पता लग गया कि अभी हमला आने वाला है। उसने सबको खबर कर दी और उसने कहा कि जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा, जब तक मैं फायर नहीं करूंगा, तब तक कोई भी जवान अपने बंदूक से गोली नहीं चलाएगा। इसका असर ये हुआ कि जब चीनी रात को धीरे धीरे रात के अंधेरे में बढ़ने लगे, तकरीबन 12:30-1 का समय था रात का, तो पूरे सैनिक और चीनी जब तक नज़दीक नहीं आए तब तक किसी ने हूँ का छू नहीं किया, ना ही कोई गोली चलाई। डर तो लग रहा था कि इतने 100 गज के ऊपर चीनी सैनिक आगे गोली तो चलाना पड़ेगा, पर इंतज़ार करते रहे जब तक शैतान सिंह साहब अपना इशारा नहीं करेंगे। और जैसे उन्होंने इशारा किया, एकदम जो फ्रंट लाइन थी उन्होंने अपने राइफल्स खोल दिए और चीनी उस समय इतने हड़बड़ा गए, वो सोचे थे कि यहाँ इंडियन आर्मी पहुँची नहीं है अभी तक। उस गफलत में वो सारे के सारे थोड़े अनशन से रहे और सामने आए, तो पहली जो रफ्तार थी, पहली उनकी पंक्ति थी, वो पूरी वहाँ धाराशाही होगी और उसके बाद एकदम खलबली मच गई। उनको समझ में नहीं आया क्या करें और इसी घमासान लड़ाई में पहला जो हमला था चीन का वो असफल रहा और चीनी वहाँ से वापस लौट गए। 17 तारीख 18 तारीख सुबह ये कार्रवाई हुई। दूसरा दिन छोटुक मोटुक गोलीबारी चलती रही, पर कांटेक्ट अभी तक निकला नहीं था चीनी सैनिकों के साथ। 19 तारीख को यही हालत रही। 19 की रात को फिर चीनी लोगों ने दूसरा हमला किया। अब की बार पूरी तैयारी के साथ आए थे और 3 प्लेटून में से 2 प्लेटून पूरे के पूरे वहाँ पर ख़त्म हो गए। 1 प्लेटून केवल बचा था और वो कैसे न कैसे उन्होंने 19 तारीख की रात बिताई और 20 तारीख को 19 तारीख की रात को जब आखिर का समय आया, तो अमूमन आर्मी में ये होता है कि जब शाम हो जाती है, रात होने के पहले आपका खाना आता है। तो खाने के लिए जो टोली आती है 2-4 लोगों की, वो साथ में उस पूरे दिन का जो एम्यूनिशन का खर्चा हुआ है उसके मुताबिक आपको गोलियां और एम्यूनिशन दे के जाती है। उस दिन 19 के रात को जो खाना आया, अभी आप समझ सकते हो कि -4 और 5 डिग्री का टेम्परेचर, पूड़ी और आलू के ये बने थे, एकदम सूखे हुए थे, पर हर कोई खाने का इंतज़ाम नहीं कर रहा था। बार बार उसको पूछ रही थी भैया एम्यूनिशन दो, पर जब उसने बोला कि भैया आज सिर्फ खाना ले लो, आज एम्यूनिशन कम है, तब सबके ऊपर ये बात समझ में आ गई कि अब इसके बाद आज की रात निकलना, 19 और 20 की जो रात है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। पर हुक्म यह है कि कोई भी पोस्ट छोड़कर जाएगा नहीं। शैतान सिंह ने वहाँ पर उनको सबको इकट्ठा किया, एक छोटा सा उनसे बातचीत की और उन्होंने सबको ये सवाल किया कि छोरो, आज रात की अपनी आखिर की रात है, जिसको वापस जाना है वो बटल हेडक्वार्टर जा सकता है, मेरी अनुमति है। पर मैं और जो मेरे साथ बचेंगे योद्धा, हम अपने हुक्म का पालन करेंगे कि खून का आखिर का ड्रॉप होते तक, आखिर की गोली, आखिर का आदमी जब तक जिंदा है, कोई चीनी इस पोस्ट को पार नहीं करेगा। सभी लोगों ने एक आवाज़ में उनको बोला कि साहब ये तो नामुमकिन है, हम यही लड़ेंगे। इज़्ज़त की और हमारे देश की इज़्ज़त की बात है आज। इन्होंने बचे हुए तकरीबन 21 लोग थे,
आप सोच सकते हो कि 122 लोगों में से केवल 21 लोग बचे थे। 21 लोगों ने अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब एम्यूनिशन नहीं था, रात को जब दुश्मन का हमला आया, उस समय जब गोली नहीं है तो आर्मी में ये होता है हमले का कि अपना जो बैनेट होता है, यानी कि 9 इंच का एक छुरा होता है, उसको निकालकर अपने राइफल के ऊपर लगाया जाता है। इसका मतलब अभी कोई गोली की अभी लड़ाई नहीं होने वाली है। एक दूसरे को जो भी दुश्मन सामने आएगा, इसको इससे भोग के संगीन से लड़ाई लड़नी है। सब लोग अपना मोर्चे के पास बैठे रहे। जैसे ही शैतान सिंह ने आखिर का नारा लगाया, आर्मी में ये होता है जब आखिरी का असॉल्ट आता है तब जो वॉर कराया होता है हमले का, वो दिया जाता है। यानी कि उसके बाद कोई पीछे नहीं मुड़ता है। उसके बाद या तो जिंदा बचेगा या तो आगे हमला करता रहेगा। तो उन्होंने काली माँ की जय करके जोरदार आखिर बार उन्होंने हमले का अपना जयघोष किया और उसके बाद वो 21 आदमी